नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और स्वागत है आपका द फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट पे। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कोरोना से जो भयावह स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में उसे। अभी तक हम आपसे बात करते रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर जो हमें सूचनाएं मिलती रही हैं दूर दराज जिलों से। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और अलावा उसके जो सरकार के दावे रहे हैं कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के उसके बारे में। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से हम आपको दिखाना चाहते हैं जमीनी हकीकत। हमारे साथ विभिन्न प्रदेश के विभिन्न कोनों से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ के पत्रकार जो नजर रखते हैं वहाँ की हालात पे, जिन्होंने देखा है कोरोना का भयानक रूप, जो रूबरू हुए हैं लोगों के दुख से, संकट से, लोगों को मौत से लड़ते हुए देखते हुए। तो आज वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन हमारे लिए जो मुमकिन हो पाया है आज की तारीख में हम आपको ला रहे हैं 4 जिलों से। वहाँ के जो संवाददाता हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं, आप उनको आपसे रूबरू कर रहे हैं और वो 4 विभिन्न कोनों के जिले हैं। एक तो लखनऊ के सबसे करीबी जिला है उन्नाव, जो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से हमारे साथ वहाँ के पत्रकार श्रीवत्स जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ आने वाले हैं। इसके बाद है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट जिला है। लखनऊ से भी ज्यादा अगर सिग्निफिकेंस है तो गोरखपुर का है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और लोगों ने वहाँ बड़ी परेशानियां झेली हैं पिछले वर्षों में। एंसेफेलाइटिस वर्षों तक वहाँ पे तबाही मचाता रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जान लेता रहा है और आज वहाँ के लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। वहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रकांत मिश्रा। इसके अतिरिक्त 2 सीमांत जिले हैं जिनको हम आपके सामने ला रहे हैं। जी हाँ, सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हैं भीम जायसवाल। सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जो बिल्कुल एक कोने में पड़ता है और वहां से 4 या 5 जिले, 5 स्टेट्स जुड़ते हैं, बॉर्डर है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कुछ हिस्सा शायद छत्तीसगढ़ का भी जुड़ता है। और वो इंडिया की, कहने को तो इंडिया की ऊर्जा राजधानी है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सोनभद्र को, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स वहीं पे। वहां पे कैसे लोग जूझ रहे हैं इस महामारी से, इसका बयान आप सुनेंगे भीम जायसवाल से। और इसके अतिरिक्त जो चौथा जिला है वो भी एक और कोने पर है, उसका नाम है ललितपुर, जो कि बड़ा घूमता हुआ जाता है बिल्कुल दक्षिण के सीमांत एरिया में, जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ऐसा एक पतली सी नाली के जरिए से उसमें से रास्ता है जाने का, उत्तर प्रदेश से वहां जाने का। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि वो जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा कैसे बना है, उसको तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए था। खैर, बहुत ही, कभी लखनऊ में बैठे लोग वहां के बारे में सोचते भी नहीं है, उनका पता भी नहीं लगता है लोगों को, इसी कारण कि वहां की क्या स्थिति है। तो वहां से हमारे साथ हैं प्रसन्न दुबे, वो हमें लाएंगे वहां का आंखों देखा हाल। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गोरखपुर। जैसे हमने आपसे बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जिला है, मुख्यमंत्री का जिला है और स्थितियां वहां बहुत अच्छी नहीं रही हैं। लेकिन चंद्रकांत मिश्रा हमें बताएंगे कि पिछले दिनों में क्या हाल रहा, कोविड का क्या हाल रहा, महामारी ने किस तरह लोगों को परेशान किया और आज क्या स्थिति है। चंद्रकांत मिश्रा। सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकांत गोरखपुर से। जैसा कि सर ने बताया कि इस महामारी से हर कोई जूझ रहा है, तो हमारा गोरखपुर भी उससे अछूता नहीं रहा। और ये कहते हुए मुझे हंसी भी आ रही, थोड़ा दुख भी हो रहा है। ये पहली बार ऐसा मैंने देखा कि लोग बीमार होने पे अस्पताल जाने से बचते रहे, जबकि हमने जब से होश संभाला है, या फिर यही लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो अस्पताल जाइए,
लेकिन आज बीमार होने पे इस कोरोना महामारी में लोग अस्पताल की जगह अपने घर पर रहना पसंद करते थे। आखिर ऐसी वजह क्यों आई? ऐसी वजह आने के पीछे अब सरकारी तंत्र का दोष तो हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने समय रहते हुए हालात का अगर थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया होता, अपने हाथ जिम्मेदारियां समझी होती, तो शायद लोग अस्पताल जाने से कतराते नहीं। अस्पताल की स्थिति से कोई अछूता नहीं, सबको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा कमी रही इस समय में। लोग ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए मर रहे थे। ये खबर टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से गांव के आदमी हर कोई देख रहा था, सुन रहा था, जान रहा था, इसलिए लोग डर गए थे। तो लेकिन कमी तो सबसे थी ना पहले तो ऑक्सीजन यही की। है कि हम कमी बहुत बहुत ज्यादा कमी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन का पैसा लिया जा रहा था अस्पतालों से, वो मनमानी तरीके से। और मेरे कजन थे, वो उनकी तबीयत खराबी में अपना वाक्य बता रहा हूँ, उनको जो खुद का हाँ मैंने हाँ। जो दंश झेला है इस महामारी में, वो उनको कोविड हो गया था। हमने एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, हमारे पास कुछ विकल्प नहीं था। सरकारी अस्पताल जो कोविड सेंटर बनाए गए थे गोरखपुर में 3-4, वहां पे कई जगह इतना नहीं था, बेड नहीं था। तो हार मान करके हम एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे 40,000 रुपए नगद जमा करा लिया। बोला पहले आप इतना सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, उसके बाद ही हम आपके मरीज का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और अब समझ सकते हैं कि इस समय लॉकडाउन में किसी के पास 40,000 बिल्कुल, कहाँ चालीस से हो हजार रुपया सकता है। कहाँ रखा हमने होगा, किस बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी रकम होती है, चूंकि हमारे भाई साहब एक किसान है, तो उनके पास संभव नहीं था कि 40,000 रखे हो। तो हम लोगों ने हार मान करके, अब मरता क्या ना करता, इधर उधर से उधार उधार लेकर के सबसे पहले हमने वहां पे डिपॉजिट कर दिया। फिर इस अस्पताल प्रबंधन ने हमें शर्त रखी कि हर घंटे का 400 रुपये ऑक्सीजन का हम लेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन का। तो आप इमेजिन करिए 24 घंटे का 12 24 घंटे घंटे चार सौ। कितना हो, हाँ 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 बस हाँ। उसको कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ हाँ। और ऐसा हम 1 हफ्ते तक अस्पताल में रखे रहे। और एक दिन का जो अस्पताल का खर्चा आ रहा था, करीब 30 से 35 हजार रुपए आ रहा यही था। मुझे लग रहा था, हाँ हाँ। तो हमने तो थोड़ा कोशिश करके, अब भाई साहब थे तो उनको जान बचानी थी, तो हमने इधर से कर्जा वर्जा लेकर के उनको सेफली वापस ला दिया। लेकिन एक गांव का जो आदमी है, गरीब इंसान है, या गांव का शहर का भी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो कहाँ से इतना एफर्ट कर सकता है? तो बिल्कुल। ये जो स्थिति थी, तो इसके लोगों ने कहा कि हम अस्पताल नहीं जाएंगे, अपने गांव में ही मर जाएंगे, अपने घर पे ही मर जाएंगे, बहुत होगा तो हम पैरासीटामोल लेंगे, जो बंगाली दवा खाना है वहां से जाएंगे, 1,000 रुपए 500 रुपए की दवाई किसी तरीके से लाएंगे, लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे। लेकिन सर, अगर समय रहते, अगर सरकारों ने एक समय गाइड बना दिया होता, गाइडलाइन जारी कर दी होती कि एक गैस सिलेंडर का इतना चार्ज देना है, एक बेड का इतना देना है, या फिर खुद ही प्राइवेट अस्पताल की, जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई प्रधानमंत्री आता तो रातों रात एक बड़ा सा टेंट लगा करके एसी वाला बना कर सकते थे, तो ऐसा वो अस्पताल भी कर सकते थे। मैं नहीं कहता हूँ कि एक दिन या 1 घंटे में कोई डॉक्टर पैदा कर सकता है या फिर बड़ी सी बिल्डिंग बना सकता है, लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। आप टेंट वालों से वहां से कुर्सियां लाए होते, चारपाई लाए होते, बिस्तर लाए होते, कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत खर्चा नहीं था, सिलेंडर की व्यवस्था कर दी होते। और नहीं कर पा रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर में भी था उस पर आप एक शुल्क निर्धारित कर दिए होते कि इतने घंटे का इतना चार्ज है, इतने बेड का इतना देना है, तो मुझे लगता है हजारों हजारों जिंदगियां बच गई होती, क्योंकि लोग डर के मारे नहीं जा रहे थे। और अस्पतालों में भी देखा जा रहा था कि गैस की वजह से किल्लत हो रही है, लोग जूझ रहे हैं। पैरासीटामोल जैसी बेसिक जो दवा है उसकी मार्केट में किल्लत हो गई थी। चंद्रकांत, ऑक्सीमीटर एक नहीं एक हमारे पास। मिनट आपको मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये बताइए तो कि ये जो परेशानी, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग अस्पताल जाना भी नहीं चाह रहे थे, तो उसके पीछे जी जी। आर्थिक कारण भी होगा कि भाई उन्हें मालूम था आर्थिक कि कारण। आर्थिक। इतनी ज्यादा फीस है वहां पे कि कैसे जाए वहां। देखिए सर, गांव का आदमी जो है वो तो प्रीफर करता है सीएससी पीएससी पे जाने के लिए। हाँ। लेकिन पीएससी पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी उस समय, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो 2 मई को मतगणना का जो पंचायत चुनाव हुआ था यूपी में, वहां पे 2 तारीख को मतगणना होना था। तो सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं या फिर जो उनके एजेंट हैं, उनको कोरोना सर्टिफिकेट चाहिए था नेगेटिव होने का। तो जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वहां पे सुबह सुबह 6 बजे में, तो मैं खुद ही गया था, तो 6 बजे 1,000 लोग, 500 400 500 की भीड़ लगी है। तो तो उन उसमें लोगों बीमार की आदमी भीड़ तो, थी जो जो चुनाव के लिए सर्टिफिकेट चाहते थे कि वो कोरोना हाँ, फ्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी लाइन लगी होती सुबह। अगर 100 आदमी लगा हुआ है तो एक बीमार तो कतई खड़ा नहीं सकता। मुझे 102 बुखार है और मैं 1 घंटे लाइन में रख करके आरटीपीसीआर नहीं करा सकता हूँ। मजबूरी बिल्कुल में मैं बिल्कुल कहूंगा सही सर, बात। मैं मजबूरी में किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागूंगा, लैब की तरफ भागूंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। इसके चक्कर में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाते नहीं थे। और आपको तो पता ही है कि हमारे वहाँ कितने सामुदायिक से फंक्शनल है,
एक स्वास्थ्य केंद्र पे 2 से 3 से क्या 3-4 एमडी गोरखपुर में होते भी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखपुर जिले में भी नहीं चलते हैं क्या? हम तो सोचते थे कि नहीं, नहीं, और जिलों में ये हाल है। अच्छा, वहां पे नहीं, भी नहीं ऐसे ही बुरा हाल है? चलते हैं, लेकिन अचानक से इतनी मरीजों की संख्या बढ़ गई और डॉक्टर भी कुछ बीमार पड़ गए थे, लोग डर गए थे। ऊपर से चुनाव भी आ गया था, उसमें ड्यूटी लग गई थी, मेडिकल स्टाफ की तो नहीं लगी थी, बाकी अन्य कर्मचारियों की लग गई थी। तो स्थितियां तो सबकी पूरे प्रदेश की एक जैसी ही थी कि अस्पताल। और देखिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी तो सबको पता है कि कितनी कमी है। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, लाखों लाखों की संख्या में हमारे पास जो मेडिकल स्टाफ है उनकी कमी है। तो उसकी भरपाई तो इन्होंने कभी किया नहीं। सीएससी पीएससी की संख्या इन्होंने बढ़ाई नहीं, मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई नहीं। तो अचानक से अगर इतना लोड पड़ा तो और खामियाजा अलग से कोविड अस्पताल पहली वेव आने के बावजूद भी बनाया नहीं गया अलग से कोई कोविड अस्पताल? नहीं बनाया गया था, लेकिन उनकी उनकी क्षमता कितनी है सर? एक कोविड हॉस्पिटल में 3 4 या 5 डॉक्टर होंगे, वो 100 मेरे मेरे परिवार के एक बड़े भाई साहब थे, वो बीमार थे, तो जो कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया था 80 बेड का था वो, और पूरा ऑलमोस्ट फुल था। तो 80 के अलावा भी तो रोज, और देखा जाए तो रोज जहाँ 1000 आ रहे थे केस, 1500 आ रहे थे, 2000 आ रहे थे, तो संख्या तो कितनी नहीं हो सकती ना उसको कवर। तो कहाँ मजबूरी में लोग करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मरीज और जो अस्पताल सुविधाओं के जो बीच की जो खाई थी वो तो भर नहीं पाई। ऊपर से हमारे योगी जी का रहता है कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, ना मेडिकल स्टाफ की कमी। तो ये तो फिर बेईमानी सी हो रही है ना, अगर आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप ऐसे बयान देंगे। और सबसे हंसी वाली बात देखिए, आपने भी एक पोस्टर देखा होगा उन दिनों, बड़ा चर्चित रहा, जो हमारे वहाँ गोरखपुर में शमशान घाट है, राप्ती नदी के किनारे बना हुआ है। तो वहां पे एक सॉरी, एक फोन आ गया था। तो वहां पे नहीं वो कोई। लंबा लंबा रातों रात पोस्टर होर्डिंग छपवा दी गई नगर निगम प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। आप मतलब, ये क्या मतलब, किरकिरी सरकार को फिर उन्होंने फिर हटा दिया। मतलब सरकार भी नहीं चाह रही थी कि जो मौत के आंकड़े थे या फिर जो भी है उसको छुपा रही थी। अरे कम से नहीं, कम एक आदमी के तो अगर और इस बात को उन्होंने जाहिर कर दिया कि हम चाहते नहीं है कि कहीं छपे। ये लखनऊ में भी छपे किया गया। जब जब फोटोएं छप गई, बहुत सारी लाशें इकट्ठी जलती हुई, तो उन्होंने बिल्कुल बैन कर बिल्कुल दी बिल्कुल। एंट्री, टीन लगा दी कि ना देखे। जी 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 तो जी ये जी आपको जी। लगता है कि मतलब जो समस्या इस बात की ज्यादा रही है कि जो हो रहा है, किस तरीके से मीडिया को दूर रखा जाए सच से, और दिखाने का किसी तरीके से पब्लिक में ना जाए कि क्या हकीकत है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब जब आदमी ये जो शासक है, जब वो ये तय कर लेता है कि ये दिखे ना, तो ऐसा लगता है कि वो खुद डिनायल मोड में चला गया। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बिल्कुल ये बिल्कुल हकीकत बिल्कुल। है। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हकीकत ये है, तो फिर आप उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। हम वापस आएंगे चंद्रकांत आपके पास। इस बीच में हम चलते हैं, ये जो बहुत हमारे से बहुत दूर का बैठा जिला है, और जो भारत की ऊर्जा कैपिटल है सोनभद्र, वहां हम इनके भीम जायसवाल के पास चलते हैं, जरा सुने उनके यहाँ क्या हाल रहा है। जी सर, जैसा आपने बताया, ये ऊर्जावान जगह तो है। जिला अच्छा खासा बड़ा क्षेत्रफल में भी है, आबादी में भी है। ये मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र है। और हाँ, हमें यहाँ मालूम पे है। सब यहाँ और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी इसी जिले में है। और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को देखा जाए तो ज्यादातर अपने से लोग स्वयं रोजगार खोजना, स्वयं हर काम स्वयं को करते हैं ये। और यहाँ सबसे कोविड के मद्देनजर यहाँ पे जितने भी अस्पतालें हैं, सीएससी हो या पीएससी, यहाँ पे सभी सीएससी पीएससी पे जो लगातार इलाज कराने जाने वाले ओपीडी जो होते थे वो सब बंद हैं। डॉक्टर कोई बैठता नहीं, कोई देखता नहीं। क्या सबकी ड्यूटी कोविड पे लगी है या लोग वैसे ही नहीं आते हैं? अरे ड्यूटी तो सिर्फ कुछ कुछ लोगों के कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी में ड्यूटी लगा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं देखते। अगर कोई रात में कोई गांव देहात से अगर मैं आकर के पीएससी पे या सीएससी परिसर पे पहुंचता है तो उसे देखने वाला कोई मिलता नहीं। अरे तो उसको मजबूरन फिर प्राइवेट में जाना पड़ता है और प्राइवेट उधार लेके प्राइवेट अपना इलाज क्लिनिक कराना। प्राइवेट क्लिनिक भी यहाँ सभी बंद हैं। यहाँ सिर्फ मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टर जो गांव में हैं, उन्हीं के सहारे लोग हैं। जहाँ जहाँ तक
और ज्यादातर प्रयास ये कर रहे हैं कि जो जड़ी बूटी या अपना जो खुद का काढ़ा वाढ़ा पीना, इस तरह का सेवन करके अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। अस्पताल और ये डॉक्टर इस वजह से, अभी में एक चीज बताइएगा, क्या ये इस कारण से है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं और सुविधाएं जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, ये वजह है, या लोग वैसे ही चाहते हैं कि हम अपने जो परंपरागत इलाज है वो करें? नहीं, ये सीएससी या पीएससी कोई भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी और वहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से सब परेशान है। उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। सिर्फ अब जो भी लेना है, मुझे जैसे कोई किसी का तबीयत है खराब हुआ तो वो मेडिकल के सहारे मेडिकल स्टोर संचालक से जाकर के कहेगा कि भैया मेरा ये फीवर है या ये मुझे समस्या हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, तो उसी हिसाब से मेडिकल संचालक से बात करके दवा ले लेते हैं। ओहो, अच्छा, तो मतलब या तो ये जो झोला डॉक्टर, आपके यहाँ भी वो डॉक्टर बंगाली, जिन्हें जो झोला छाप डॉक्टर का नाम, जो लोकल नाम है उन लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में हर जिले में शायद सब जगह डॉक्टर बंगाली होते हैं, तो उनकी दुकान खूब बढ़िया चल रही होगी। दुकान भी चल रहा है उन लोगों का और ज्यादा रेट भी ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कितना ले लेते होंगे जो एक नॉर्मल समय में अगर किसी कोई मरीज आता है दिखाने तो कितनी फीस लेते हैं और आज के डेट में कितनी ले रहे हैं? जैसे पहले फीस जिसे 50 रुपए था, अब वो सीधे एक इंजेक्शन लगा दिए दर्द का या किसी चीज का, फीवर वूवर का, तो 500 1000 रुपये ले रहे हैं उसी का, या एक बोतल ज्यादा पानी चढ़ा दे रहे हैं गाँव में। ओहो, ये तो बड़ी सीरियस समस्या है। और इसको देखने वाला कोई मतलब जिला अधिकारी के यहाँ का कोई या लोकल पुलिस, कोई इसको रोकने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है भाई? ये चीजें तो लोगों को पता लगती होंगी, इस प्रशासन के लोगों को तो मालूम पड़ती होगी। नहीं, जैसे लॉकडाउन अभी लगा हुआ है और मार्केट जहाँ छोटा छोटा कस्बा है या नगर पंचायत है, वहाँ पे भीड़ भाड़ लगाना नहीं है। प्रशासन वहाँ मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, भीड़ भाड़ लगने नहीं देता, आना जाना बहुत कम है लोगों का। और यहाँ से जैसे गांव में जो लोग हैं वो सब कस्बा में आने में डर भी रहे हैं कि वहाँ मुझे जाने से हो सकता है कि पुलिस वाले मारे। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ज्यादातर अपने से आइसोलेट होकर और अपने से खुद का इलाज खुद में कर रहे हैं अपने। ओहो, तो मतलब ये खाली जो हम यहाँ सुनते हैं कि साहब बड़ी बढ़िया चुस्त दुरुस्त है व्यवस्था पीएचसीज और सीएचसीज में, इसका मतलब जमीनी हकीकत बहुत दूर है इससे। हाँ, मौत का आंकड़ा गांव में, मौत का आंकड़ा जो जैसे महीने में 5 था वो 15 से 20 हो गए हैं। हाँ, लेकिन सरकारी आंकड़े बहुत कम दिखाते होंगे। वो सरकारी आंकड़े में वो जा कहाँ पा रहे हैं या उन्हें कोई लेता नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। मान लीजिए क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं, टेस्ट भी नहीं हो रहा है गाँव में। जैसे कोविड का टेस्ट बहुत कम नहीं के बराबर हो रहा है। एक नहीं, सभी गांव का यही लगभग यही स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ लोग मर नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो लगभग हर गांव में। जैसे कि आज ही एक चिकित्सक, प्राइवेट क्लिनिक चिकित्सक थे, वो एक गांव के मुड़ी से मर गांव के थे। आज सुबह उनकी सूचना मिली कि वो डेथ किए हैं। तो ऐसे लगातार हम लोगों के यहाँ एक दिन में 9 10 केसेस देखा गया। कोई गांव में जैसे 10 लोग मर गए हैं 15 दिन के अंदर में, 9 मौत 10 मौत, इस तरह का 2-3 गांव है जो हमारे जानकारी में है कि इस तरह की मौतें हुई हैं। इसका मतलब है कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब आप तरह की अलग विभिन्न गांव से मौतों की खबरें नहीं सुनते होंगे, लेकिन कागज पर रिपोर्टिंग नहीं होती है। सरकारी कागज में उसको नहीं दिखाते हैं क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ है कोविड टेस्ट के लिए। जी सर, कोविड को लेकर के उसका प्रशासन उतना मुस्तैदी नहीं दिखा पा रही है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिला है कि जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो पहले से वहाँ पे कबाड़ की स्थिति बनी हुई थी। मोटर वोटर सब खराब थे, जले हुए थे और कोई चालू नहीं था, उसमें कोई कर्मचारी नहीं थे। तो एसडीएम के पहल से जैसे ही मुख्यमंत्री के आदेश आए, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन एसडीएम रमेश कुमार वहाँ पे पहुँच करके उसके जायजा लिए, वहाँ की क्या स्थिति है कर्मचारी के बारे में, या जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें क्या क्या कमी है, उसको दुरुस्त करा करके वहाँ शुरू कराए, जिससे यहाँ स्थानीय जिले में और अन्य जिलों में भी यहाँ के गैस
ऑक्सीजन भेजे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन प्लांट किसका था? सरकारी प्लांट था जो बंद पड़ा था? प्राइवेट। प्राइवेट था। अच्छा, चलिए उसको चलवाया, अच्छी बात है। चलिए, कहीं कहीं कोई अच्छा काम हो तो प्रसन्नता होती है। हम वापस आएंगे आपके पास भीम। इस बीच में ये इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी ललितपुर में, बहुत दूर यहाँ से बैठे हुए। जरा उनसे पूछे कि उनके वो उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो 3 तरफ से ढका हुआ है मध्य प्रदेश से, वहां क्या हाल है। प्रसन्न दुबे, जरा आप हमें बताएं आपके जिले का हाल। प्रसन्न, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, अब आ गई। अब हाँ सर, बताइए। प्रणाम। नाम? सर, हमारे जिले का तो दुर्भाग्य यही है कि इतना पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड का, कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो बिल्कुल शून्य। कोरोना काल में ऐसा देखने को मिला कि जो निंदनीय रहा। अब जिला प्रशासन यहाँ से देखिए, आपकी जिला हॉस्पिटल का समीकरण जब बिगड़ा तो पूरा जिले की जितना भी ग्रामीण अंचल है सभी जगह वही माहौल बना। यहाँ तक शुरुआती दौर ये देखिए कि कोविड की जब रिजल्ट आने लगे तो यहाँ जो जांचें की गई लाइन लगा के जांचें की गई, तो जिनको भाई ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते तो उनको 400-500 रुपए अस्पताल में उनकी जांचें करके उन्हें बाहर दे दिया गया। तो बाकी लंबी कतारें लगी रही शुरुआती दौर में रहा। और फिर जब जिला अस्पताल में जो आज ये समझिए आपकी 10 साल से केवल एक जिला हॉस्पिटल में केवल एक सर्जन, 10 साल 10 साल बड़े से? जिले 10 साल से केवल एक सर्जन है। इसके वहां बाद के जिला अस्पताल में एक सर्जन है, केवल एक सर्जन है, डॉक्टर। बाकी यहाँ जब जिला अस्पताल में फिजिशियन 2 डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु हुई, जिला अस्पताल का माहौल पूरा खराब हो गया। अब यही माहौल पीएचसी सीएचसी केंद्रों में, भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पे यही असर पड़ा, तो लोगों ने अस्पताल आना ही बंद कर दिया। एक केवल कोरोना कोविड हॉस्पिटल बनाई गई तहसील स्तर पर, तो वहाँ की स्थितियां इतनी बेकार रही कि अगर कोई परिजनों को मिलने नहीं देते थे। अगर कोई खत्म भी हो जाता है कोविड से तो उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई कि उनके भाई शिकायतें आई कि उनका मोबाइल चोरी कर लिया गया, पैसे चोरी कर लिए गए, बॉडी उन्हें दे नहीं रहे, कैसे मौत हुई ये कोई पता नहीं, बॉडी सौंप दी गई, इंफॉर्मेशन दे दी गई कि भाई ये खत्म हो गए हैं। तो बड़ी निंदनीय, बड़ी बेकार स्थिति रही सर यहाँ की। बहुत पिछड़ा इलाका है, जागरूकता का अभाव है, जनप्रतिनिधि कोई सुनते नहीं है, जबकि यहाँ एक मंत्री भी दिए हुए हैं। हमारे यहाँ मंत्री भी हैं। दुर्भाग्य देखिए, सौभाग्य नहीं कहेंगे, कि वो घर से नहीं निकले। ग्रामीण अंचलों में लोग घर से नहीं निकले। ग्रामीण अंचलों में ये स्थिति बनी कि लोग बाग डिस्ट्रिक्ट मतलब अस्पताल जाने के, अब आप जैसे झोला छाप डॉक्टर की बात करते हैं तो हम तो उन्हें ये कहेंगे कि भाई किसी को सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ तो उन्हें कुछ भी पैसा लिया हो, लेकिन गांव के गांव में वही उनका ट्रीटमेंट किया। एक मतलब अंदर से उन्हें ताकत दी कि भाई तुम स्वस्थ हो, कोविड का डर हटाया, इलाज लो, दवाई लो, अस्पताल मत जाओ। लेकिन ये नेता लोग जब चुनाव आता है तब तो वोट लेने के लिए चले आते होंगे, और पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें नेता लोग तो खूब निकले होंगे। यहाँ पर समाज सेवी संस्थाओं ने जो काम किया वो राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने नहीं किया। आज देखिए यहाँ पर जो कोविड में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है सब ये समाज सेवी संस्थाओं ने किया, बढ़ चढ़ के दान दिया। इतनी व्यवस्थाएं की, राशन की सामग्री की व्यवस्थाएं की, हर चीज में समाज सेवी संस्थाओं ने किया। प्रशासनिक तौर पे शून्य स्थिति बन गई थी। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे इन्हें इस्तीफा दे दिया था, बाहर शिफ्ट हो गए थे सब। कोविड का वो तकाजा देके कि हम तो भाई पॉजिटिव है, बाहर चले गए थे। यहाँ पर सीएमएस सीएमओ सभी अपने आप को रेफर कर लिया था। तो बताइए कैसी स्थिति रही होगी यहाँ, बताइए। अच्छा, ये डीएम कमिश्नर कभी दिखते हैं जिलों के हिस्से में और अंदर जाकर के कभी जाते हैं? डीएम कमिश्नर का तो यहाँ कोई औपचारिक निरीक्षण ही नहीं हुआ, जबकि बगल में मंडल हमारा झांसी पड़ता है। वहीं पे बैठता कमिश्नर। डीएम साहब का केवल इतना निरीक्षण रहता कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया तालबेट में, वहां का निरीक्षण कर लिया और बस हर दिन फरमान जारी कर दिया कि भाई टेस्टिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो खुद स्वयं निकल के बाहर नहीं आए। अन्य अधिकारियों की बात क्या करें। एक डर का माहौल बनाया गया, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में जिला स्तर से माहौल बनता है। जब आपने यही बता दिया कि भाई जिला स्तर की स्थिति इतनी भयावह है, पहले लोग मर रहे हैं, डॉक्टर भी सेफ नहीं है, तो भाई वहाँ के जो पीएचसी सीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो डॉक्टर थी, नर्स थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई हमारी भी जान है, हम भी नहीं काम करेंगे। सामूहिक इस्तीफा दिया उन्होंने, तो बहुत विकराल स्थिति आ गई। अभी जाके कुछ स्थितियां सामान्य हुई। तो बड़ा वाकई में मतलब ये तो
जिस तरीके का दृश्य होगा वहां पे, लोग जैसे मौत टकरा रही है सर के ऊपर, और लोग जो हैं जाएं तो जाएं कहाँ, यही ऐसी स्थिति बन गई। हाँ सर, आपको एक बात, जनपद में वरिष्ठ कम से कम 10 पत्रकार की मृत्यु हुई है कोविड से। अब स्थिति ये बनी कि जिला अस्पताल के गेट के बाहर उनकी 4-4 घंटे बॉडी रखी रही। अरे, और क्यों, क्या कारण दिया नहीं, बॉडी कारण दे ये नहीं रहा रहे? कि बॉडी बाहर रखी रही और उनके परिजनों को बॉडी दे नहीं रहे थे, वो बाहर रखी रही। जब हम लोगों ने, जो हमारे प्रेस पर्सन है, उनके ग्रुप ने जाके उनकी बॉडी को वहां पर शमशान तक पहुंचाया और एक स्वास्थ्य कर्मी को पकड़ के उनका दाह संस्कार करवाया। ऐसी स्थितियां बनी यहाँ पर, कोई लेने के लिए नहीं तैयार नहीं था। इतना डर हो गया था, इतना भय हो गया था कि, और एक और भय फैलाया गया कि ये ऑक्सीजन का, हमने जैसे कल भी आपको बताया था कि अगर कोई ये वैक्सीन लगवाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी जागरूकता का अभाव है यहाँ पर, बहुत पिछड़ा एरिया है सर। हम ये भी हम आएंगे आपके पास देखिए, हम जरूर आएंगे प्रसन्न जी वापस, क्योंकि आपने जो स्थिति बताई है, ऐसा लगता है कि वहां पे शासन प्रशासन है ही नहीं, जैसे छुट्टी पे प्रशासन छुट्टी पे चला गया है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। ये हम जानने के लिए आपके पास फिर वापस आएंगे। फिलहाल हम वापस चलते हैं गोरखपुर। चंद्रकांत हमें बताने को बहुत उत्सुक हैं, वहां बहुत सी और बातें हैं गोरखपुर के बारे में। जी जी। तो जो उनका तजुर्बा रहा है, जरा हम पूछे उनसे कि क्या हाल है। बड़े अच्छी जगह बैठे हुए हैं आप, बिल्कुल जो प्रकृति का वातावरण है, बंदर भी टहल रहे हैं, बस बंदर ही सुरक्षित है लगता है। जी 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 जी। तो अब अभी आपने जैसे भीम से बात करते हुए भीम ने बताया कि एक एक गांव में 10-10, 15-15 मौतें हुई हैं या 8-10 दिनों के बीच में, तो वाकई में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता प्रदेश का कोई ऐसा गांव हो जहां पे 15 दिनों के बीच में 10 मौतें ना हुई हो। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा। स्थिति तो ऐसी थी होती थी कि रात को जब हम सोते थे तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान सुबह मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। पूछिए क्या मनु स्थिति हमारी रही होगी, हमारी क्या, गांव के लगभग सबकी लोग थी। एक एक दिन में मेरे वहाँ ऐसा हुआ कि 3 बार एक हफ्ते के अंदर 2-2 मौतें हुई। सुबह सो के उठा गया तो पता चला कि फलाने नहीं रहे, सुबह सो के उठे तो पता चला कि उनकी मौत हो गई। चूंकि ये जांच कराने गए नहीं थे आरटीपीसीआर की, इनके पास कोई सर्टिफिकेट था नहीं था कि ये पॉजिटिव है, जबकि लक्षण सारे उनके पास वही वाले थे कोरोना के। तो ऐसी मौतों को सरकार कभी ये नहीं मानेगी कि ये कोरोना से मरे हैं, क्योंकि किसी फाइल में उनका नाम तो दर्ज था ही नहीं कोविड के पेशेंट के रूप में। तो ऐसे ऐसे हजारों हजारों लाखों लोग जो कोरोना से मर गए, जिनके सरकारी फाइलों में नाम नहीं था, वो अपने इसीलिए मर गए। और बड़ा दिलचस्प वाकया है। वाकया क्या है, डर सा लगता है जहन में। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर पे एक नया शमशान घाट बनाया गया है। तो वहां पे जो एक कर्मचारी रहता है, उसी गांव का रहने वाला है, वो मतलब 1500-200 जो भी आता है दाह संस्कार कराने, वो दे देता है। लेकिन जीवन में उसने बोला कि 5 साल से हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम ईश्वर से यही मना रहे हैं कि अब हमें ये पैसा कतई नहीं चाहिए। लोग उसको 1500 देते भी थे तो उसने मना कर दिया, बोला कि हम कहाँ इस पैसे को रखेंगे। मतलब कहता था कि अब पहले होता था कि हफ्ते 10 दिन पे एक आध डेड बॉडी आती थी फूकने के लिए, मैं कर देता था, लेकिन आज तो 10-10, 15-15 डेड बॉडी शमशान घाट पे जलाई जा रही हैं, जो मुझे लगता है कि 10 साल तक मैंने कभी देखा नहीं था। जिस घाट के बारे में लोग सुने नहीं थे, वहां पे पता नहीं कहाँ कहाँ से डेड बॉडीज आ रही हैं, लाइन लगी। मतलब हमने तो कभी नहीं सुना था कि चिता जलाने के लिए कभी वेटिंग हुआ होगा। वेटिंग जिसे कहते हैं अस्पतालों को बाहर बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो दृश्य देख करके जहन कांप जाता था, रूह कांप जाती थी कि क्या, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं। और जबकि देखिए सरकारी तंत्र का इसमें दोष है, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ ले, क्योंकि पिछले साल 1 साल का वक्त था, उन्होंने क्या किया इसके लिए। एक अस्पताल भी अगर उन्होंने कोविड सेंटर नया बना दिया होता, तो जबकि उनको भी अंदाजा था, WHO ने पहले चेता दिया कि दूसरी लहर भारत में आने वाली है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है पीपीई किट बढ़ा दिया था, और क्या किया उन्होंने। बड़े बड़े दुर्भाग्य है, बहुत ही अफसोस की बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अब बात हो रही है तो वैक्सीन को लेकर के अभी तक ये खुद ही गाइडलाइन जारी कर पाए कि दूसरी डोज 1 महीने पे लगाएंगे, 45 दिन पे लगाएंगे कि 80 दिन पे लगाएंगे। अभी नया फरमान आया कि दूसरी डोज 82 दिन पे लगेगी। कभी कहते हैं कि दूसरी डोज की जरूरत नहीं है,
क्या है मतलब, आदमी अच्छा, मूर्ख थोड़ा ही ना ये है। इस तरीके का कंफ्यूजन अभी भी है कि दूसरी डोज हाँ, लगेगी या नहीं लगेगी, मेरे इसमें पापा कोई जी ने जागरूकता? कोई नहीं, मेरे पिताजी ने 22 मार्च को या कि 12 मार्च को उन्होंने लगवाया था पहला डोज कोविशील्ड का। अब उनका नंबर आ गया था। अब कल भी गए थे, उनको पता चला कि 82वें दिन आपको लगेगा। एक दिन और पहले गए थे, पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है। तो कम से कम ये सरकार इतना तो कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। 18+ देखिए कोविड वैक्सीन के लिए मारा मारी चल रही है। स्लॉट आते ही मुश्किल से 10 सेकंड में, जैसे ट्रेन के पहले सीट्स के लिए होती थी मारा मारी, वैसे अब वैक्सीन के लिए हो रही है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ निजी हाथों में दे दीजिए, कुछ संस्थाओं को दे दीजिए। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो आप हायर करिए। अच्छा, क्या वहां पे गोरखपुर में निजी संस्थानों में वैक्सीन नहीं लग रही है, केवल सरकारी संस्थानों में? सरकारी संस्थानों में चार हाँ हाँ, पांच जगह है, अच्छा, CCPSC हैं, वहां पे ही बहुत दिक्कत है। और हाँ। ग्रामीणों को भी दोषी ऐसा नहीं है, कुछ लोग जागरूकता के अभाव में कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ऐसा हमारी तो मौत नहीं हो है जा रही। चंद्रकांत की ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन का भी पैसा लिए ले रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा, ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं है ये पैसा बनाने वाले अ, लोगों के लिए कोई अ, शर्म और नाम की चीज नहीं होती है, नहीं तो नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया फिलहाल। अगर चलिए, हो सकता है अच्छी बात है, हाँ हाँ बड़ी हाँ अच्छी हाँ। बात है कि कम से कम। और इसी बीच एक रोचक मामला देखने में आया कि गांव में लोग जो कुल देवता थे उनको वो खुश करने के लिए कि ये कोई महामारी है, देवी आपदा है, तो वो जल चढ़ाने हाँ, जाते थे, धार कपूर चढ़ाने जाते थे। अरे तो अरे, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जैसे कुल देवता जैसे बरम बाबा हो गए, काली माई का स्थान हो गया, डीह बाबा गांव में होता है जब कुल देवता जिसे कहते हैं। हाँ 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 हाँ। तो उनको अगर एक हफ्ते तक हम उनको सुबह शाम कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे या जल चढ़ाएंगे तो जो महामारी है उससे निजात मिलेगी। तो हमारा ये क्या एक सुनियोजित तरीके से ये बात फैलाई गई जिससे लोग और करें और वहां पे भी पर्चे कुछ नहीं नहीं, दान दान पुण्य सुनियोजित कराएं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, सुनियोजित नहीं, क्या क्या आस्था है, महामारी है, जब जानते हैं आदमी जब अच्छा, बेहोश होता है तो लास्ट तो में ईश्वर के पास ही अंधविश्वास, जाता है। अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, लेकिन उसमें भी एक सबसे खामी देखने को क्या मिली कि दर्जनों की संख्या में महिलाएं हाथ में कपूर और लोटे में जल लेकर के काली माँ के स्थान पे जा रही हैं। ना किसी ने मास्क लगाया है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, चिपक के जा रही है, ओहो, बतियाएं पड़ी हैं। तो कैसे होगा अंधविश्वास? एक तो आप हाँ, महामारी से बचने के लिए प्रयास कर रही हैं, ऊपर से ना आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रही है, ना मास्क लगा रही है। ये हाँ, भी हाँ। स्थिति थी। इसके लिए लेकिन कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया कि इस तरह की चीजों में लोग ना पड़े, समय व्यर्थ ना करें, और असली में जो चीजें करनी चाहिए कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग सर, करना, इस पर सर कोई अभियान नहीं? इलाज और दवाइयां तो मिल नहीं तो जागरूकता कौन फैलाएगा? और है ही कितनी बहुत संख्या कितनी है सरकार के पास? बहुत वो सही तो बस आपने। अपनी सरकार अपने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, यहाँ क्या पूरे देश में देखिए ना, छिपाते रहे कि यहाँ मौतें नहीं हो रही हैं। अभी उन्नाव वाला मामला देखिए, फोटो दिखने के हाँ, बाद भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बताना पड़ रहा है कि वो डेड बॉडीज नहीं है, परंपरागत है। अरे परंपरागत होंगी तब भी तो शर्म की बात है। ये तो एक बहुत ही हिंदू शर्म की धर्म में बात है। कभी हाँ, परंपरागत तो अगर उसको बनाया जा रहा है इसलिए जिससे कि ये ना हो कि लोगों ने जो है बहा दी बॉडी, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं जी था जी करने का। तो उसको हाँ, अब जी जी अगर जी जी परंपरागत थी तो हम तो यही पूछते हैं कि भैया परंपरागत थी तो कल तक कहाँ जा रही थी, कल तक क्यों नहीं बिल्कुल। दिख रही थी? नहीं नहीं, परंपरागत हम मान सकते हैं, लेकिन एक बॉडी डेढ़ दो बॉडी मान सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में दिख सैकड़ों रहा की है पूरा। तादाद, बिल्कुल। कानपुर से लेकर के बलिया तक जहां तक गंगा दिखती है, हर शहर में दिख रहा है, तो ये परंपरागत थोड़ा ही ना है। और आप बिल्कुल किससे बिल्कुल छुपा सही। रहे हैं? और आप किससे छुपा रहे हैं? किससे क्या छुपा हुआ है? वो तो सोशल मीडिया का इतना शुक्र है कि सब कुछ बातें निकल के आ रही हैं। मीडिया बिल्कुल, भी वाकई थोड़ा भाई सा सही है। कहा आपने। हाँ हाँ, अगर सोशल मीडिया ना हो तो बहुत सी सच्चाई जो है वो छुपी रह जाए और लोगों बिल्कुल के बिल्कुल। सामने तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत बड़ा अ, ये देन है इस इंटरनेट की, जिसके जरिए से हम लोगों को सच से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, और आप लोगों को शुक्रिया जाता है कि जो बैठे हुए जमीन पे हमें बता रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। तो हम इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम वापस भीम जायसवाल के पास जाएं। भीम जी, जरा आप और कुछ बातें बता रहे थे अपने जिले के बारे में, किस तरह से सोनभद्र में लोगों ने जो है किस तरह से जूझा इस महामारी से, क्योंकि जैसे सरकारी व्यवस्था तो सब ठपी थी, तो लोग किस तरह से जूझ रहे थे, उसमें कुछ और प्रकाश डालें। भीम, आप तक आवाज जा रही है हमारी? जी, हाँ हाँ, जी जी। हाँ, लोग अब बताइए। तक तो लोग अब तक तो
गांव में उतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, लोग मास्क पहन के ही निकल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। और एक और चीज हमने देखा कि इस कोविड में इतना सारी चीजें, दिशा निर्देश और नियम काफी बताया गया लोगों को, लेकिन उसी बीच यहाँ शादी विवाह बड़े ही धूमधाम से लोग मनाए अपने गांव में। ओहो। हाँ, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भीड़, कहीं 200 300, कहीं कहीं पे हम लोगों ने देखा जो 500 भीड़ एक शादी विवाह में देखने को मिला है। इस पर अभी ज्यादा रोक नहीं लगा पाई है गवर्नमेंट। शासन तो देते कि जिसे आदेश है कि 50 लोगों का या 100 लोगों का अनुमति तो दे दिया जाता, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा, न सोशल डिस्टेंस का रहा, न भीड़ मास्क का रहा। वहाँ तो बिंदास सभी लोग खुल के एंजॉय किए शादी में, और उसका कोई भी कोविड का लेकिन पालन शादियों कड़ाई से नहीं के अतिरिक्त ये पंचायत चुनाव का भी बड़ा बुरा असर पड़ा होगा, क्योंकि उसमें भी कोई किसी प्रकार की रुकावट तो थी नहीं। नहीं, पंचायत चुनाव में तो खुलेआम यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल रहे थे भीड़ के साथ, और वो प्रचार भी किए। हर एक व्यक्ति छोड़कर हर दूसरा व्यक्ति यहाँ कहीं ना कहीं कोविड चेक कराए तो पॉजिटिव निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ये पंचायत चुनाव के बाद ये चीज स्थिति और बिगड़ी है, ये तो स्पष्ट है इसका मतलब। जी, पंचायत चुनाव के बाद ही ज्यादातर ये देखने को मिला है। अब हम चलते हैं उन्नाव, जिनका हमें बड़ी देर से इंतजार था, श्रीवत्स, जो हमें बताएंगे उन्नाव की ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नाव में क्या स्थिति यहाँ रही है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि उन्नाव काफी न्यूज में रहा है और फॉर बैड रीजंस रहा है, क्योंकि उन्नाव में से ही सबसे बड़ी खबर आई थी कि वहाँ बहुत सारे शव गंगा में बह रहे हैं, और खाली बह नहीं रहे हैं, गंगा के तट पे बालू के नीचे बहुत से गाड़ दिए गए। सरकार ने इसको तरह तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, शुरू में छुपाने की कोशिश करी, बाद में जब वो नहीं छुपकाया क्योंकि इतना भयावह स्थिति हो गई थी और सब देख चुके थे, तो उसका कलर देने लगे कि शायद ये परंपरागत तरीके से लोग जो बहा देते हैं, जल प्रवाह करते हैं, शायद ये वो है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि श्रीवत्स हमें बताएंगे कि असलियत क्या है इन शवों की और इसके अलावा क्या हो रहा है। सर, उन्नाव में जो इस बार कोरोना का दूसरी लहर रही है, उसकी शुरुआत लगभग होली के आसपास से होना शुरू हो गई थी। होली से पहले हमारे उन्नाव जिले में एक साल में 4500 केस थे लगभग, और उसके ठीक 45 दिन, होली के बाद के जो 45 दिन थे, उसमें से करीब 6500 केस नए आए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं या ये सरकारी आंकड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इससे कहीं ज्यादा स्थिति कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सर। और जो डेथ का रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों का है वो 90 का है, ये इधर के लगभग 45 दिनों में। और इससे पहले की जो एक साल का समय था, उसमें भी लगभग 90 मौतें हुई थी। वो एक साल में 90 मौतें थी, और इस बार 45 दिन के अंदर 90 मौतें सरकारी आंकड़ों में है। एक चीज जो यहाँ पे इस बार महसूस की गई उन्नाव जिले में, कि एंटीजन और आरटीपीसीआर में लगभग 10 में से 7 या 6 लोग नेगेटिव आ रहे थे, दोनों में। जी सर, दोनों में नेगेटिव आ रहे थे, बट लक्षण कोविड के ही थे सभी में। ऐसे लोगों को सबसे पहले परेशानी उठानी पड़ी, कोविड हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिल रही थी। बाद में ये हुआ कि जब पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी, स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में 30 बेड के लिए एक अलग से वार्ड बना दिया, जिसमें लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। और उनमें से पर डे 4 से 5 लोगों की डेथ यहाँ पे होने लगी थी। जब ये आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों का बढ़ने, और ये सारे मरीज गांव के थे सर। अच्छा। शहर में नहीं, ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ रहे थे, ये गांव क्षेत्र के ही लोग थे। जब ये सीन बढ़ने लगा जिले में, तब जाकर के गांव में टीम उतारी गई कि वो जाकर जांच करें, और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उन्हें भी होम आइसोलेट करके दवाएं उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, ये चीज ये सरकार ने किया, इतना सरकार ने सर किया। जब यहाँ पर काफी सीन बढ़ने लगा था, उसका असर अब कुछ दिखने लगा है कि जो गांव से जो पेशेंट आ रहे थे उनकी संख्या भी कम हो गई है, और डेथ का सीन भी कुछ कम हुआ है। लेकिन अप्रैल के 15 दिन लास्ट के, और इधर मई के शुरुआत के 10 दिन, वो सर बहुत ही खराब हालात वाले कहे जाएंगे, क्योंकि जो जिस वजह से उन्नाव का नाम फिर से उछला, और जो बक्सर घाट के आसपास का जो क्षेत्र था, जहाँ पे बताया गया कि
शव को पानी में बहाया, गंगा में बहाया गया है, वहां पे जमीन में दफन किए गए हैं, उनमें से बहुत सारी डेथ इधर बीच की ही थी। और अचानक से जब वहां पे भीड़ बढ़ने लगी लोगों की, तो वो जानकारी में आया, मीडिया में फ्लैश हुआ और ऊपर तक पहुंच गई वो सारी बातें। अब सरकार काफी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, दबाया भी जा रहा है, लोगों को मना भी कर दिया गया है कि वो लोग पानी में ना बहाएं, दफन ना करें, प्रशासन से मदद लेकर के प्रॉपर तरीके से उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही है वहां पे क्या, नदी में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी घाट है हमारे यहाँ पे उन्नाव जिले में, 9 घाट करीब हैं जहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार कराई जा रही है। और वहाँ पे जो पंडा वगैरह हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर कोई जबरदस्ती या परंपरा का हवाला दे करके कोशिश कर रहा है, उसकी सूचना दी जाए, ग्राम प्रधान या किसी अन्य की मदद से अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की जाएगी। हाँ। तो मतलब ये सब कुछ जो पिछले 1 हफ्ते में हुआ है, जब हालत बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चली गई, उससे पहले उसके बाद कोई पुरसा हाल नहीं था? जी, अच्छा, उसके पहले सर स्थितियां बहुत ही खराब थी। जैसे गांव वगैरह में क्या स्थिति रही, आपने तो स्वयं देखा होगा कि क्या हाल था गांव का? सर पीएचसी सीएचसी में कोई व्यवस्था थी कि सब आज चरमराई ही हुई? आज सर आज ही एक खबर अभी हम लोगों ने करी है, उसमें सीएससी पीएचसी ग्राउंड रिपोर्टिंग कराई गई है, तो जितने भी प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं वो बंद हैं। वहां पर सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलाई जा रही हैं कि अगर कोई सड़क हादसे का घायल या इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो उसको ट्रीटमेंट दे करके रेफर कर रहे हैं जिला अस्पताल। बट और ये कोविड या इस कब से तरीके के चल रहा जो है, कब से बंद है? सर जब से ये पीक पे पहुंचा था, लगभग चुनाव के मतगणना के आसपास है सर, बंद हो गए। ओह, अच्छा, ये सब कुछ पंचायत चुनाव के बाद ही हुआ है सब? बात सही हुआ सर। पीएचसी ऑलमोस्ट बंद है, सीएससी पे कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट कोविड का ट्रीटमेंट शून्य है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो कोविड हॉस्पिटल को उठा के दे दिए गए हैं, तो ट्रीटमेंट वहां पे किसी को कुछ मिल नहीं पा रहा। तो जो जिसके पास व्यवस्था है और अगर कोई बीमार पड़ता है, कोविड के लक्षण हैं, तो क्या वो गांव से जिला अस्पताल तक आने की स्थिति में है, कोविड अस्पताल तक? नहीं सर, एक यही कारण है, जो डेथ का रेट काफी यहाँ पे बढ़ गया कि लोगों ने लापरवाही बरती। उन्होंने मामला जब तक गंभीर नहीं हो गया तब तक घर से नहीं निकले, और जब स्थितियां बिगड़ी तब वो घर से निकले, तो उसके बाद संसाधन इतने थे नहीं कि उनको बचाया जा सके यहाँ पर। ओह, तो समस्या सारी शुरू होती है पंचायत चुनाव की वजह से, जिसमें सारे कोविड के जो रूल्स थे वो सारे दरकिनारे हो गए और लोगों एक को आंकड़ा एक आंकड़ा सर और है कि पंचायत चुनाव में हमारे यहाँ 9 प्रत्याशियों की मौत हुई है। ये प्रधान पद के, जिला पंचायत सदस्य और बीडी। अच्छा, हाँ जी। तो और उनके उसके बारे बाद में कुछ जी किया सर, गया उनका? नहीं उनको सर, वो तो रिकॉर्ड में भी नहीं आ पाए। ओहो, तो समस्या ये है सादा बड़ी कि कोविड के रिकॉर्ड में बहुत कम, जितने एक्चुअली हो रहे हैं उससे बहुत कम दिखाए जा पा रहे हैं। बिल्कुल सर। यही सब हर जगह की एक ही कहानी है, चाहे लखनऊ हो चाहे उन्नाव हो। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो मौतें हो रही हैं सर, वो लक्षण वाले ही पेशेंट हैं, बट उनको कोविड नहीं माना जा रहा। और यहाँ का जो आंकड़ा है सर, वो रोज 4 से 5 की डेथ का अभी भी है। पेशेंट भले कम हो गए हों कोविड के नए, बट जो डेथ हो रही है वो लगातार से 4 से 5 रोज का सीन है। अच्छा, मतलब ये 18 मई का हाल अगर ऐसा है तो इससे समझ जी में आता है कि कितना बुरा रहा होगा। ये तो ऊपर वाले ने बिल्कुल। कुछ मेहरबानी कर दी है कि कम हो गया है, पीक कम हो गई, गिरती हटती जा जी, रही है। केसेस काफी कम हो गए सर। हाँ। अच्छा, सबसे बुरी स्थिति आपने अगर किसी जगह देखी हो, सबसे बुरी जो आपके ज़हन में हो, वो ज़रा बताएँगे कहाँ का है? सर एक ग्रामीण एक क्षेत्र? गांव बिल्कुल सर, एक गांव पड़ता है बेथर, अच्छा, शहर से करीब सर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहां अच्छा। पर 22 दिनों में 26 डेथ रिकॉर्ड हुई है गांव के अंदर। स्वास्थ्य विभाग ने सर नहीं किया है, लेकिन वहां के गांव के लोगों का कहना था कि 26 मौतें हुई हैं, और कुछ घर ऐसे थे जहां पे 3-3 लोग की डेथ हो गई है, ओहो! और जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ महिलाएं बची वहां पर। या कहिए कि उनको अब अगर जीविकोपार्जन करना है तो वो खुद काम करेंगी, मेहनत करेंगी, मजदूरी करें, जो भी कुछ करें। स्थितियां ओहो! ऐसी सर हो गई गाँव की। और ओहो! ये एक गांव का है, बाकी तो अगर और गांव देखे जाएं तो सर हालात लगभग सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। ये मतलब पूरे के पूरे परिवार साफ हो गए होंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। बड़ी बड़ी और ऐसे में कुछ केसेस और आए थे जिनमें सर कंधा देने वाले लोग नहीं मिले थे। तो शहर की अच्छा, जो कुछ संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, उन्होंने फिर अपने दायरा बढ़ाया, और शहर से लेकर गांव तक फिर वो लोग जहां से कॉल आती थी वहां तक जाते थे, और वो लोग प्रोटोकॉल में रहते हुए
उन्होंने अंतिम संस्कार कराए हैं। इसका मतलब है कि जो कहीं पे भी जहाँ जरूरत है वहाँ सरकार नहीं दिखती है, और ये अगर स्वयंसेवी संस्थाएं ना हो तो शायद बेचारों को खुली हवा में आसमान के नीचे छोड़ दिया जाए डेड बॉडीज को। बिल्कुल सर। और यही कारण लगातार होगा कि इतनी सारी डेड बॉडीज पाई गई नदी में या गाड़ दी गई, यही कारण मजबूरन रहा। उन्होंने दफन, जी सर, यही एक मेन वजह है कि उनको दफन करना पड़ा, वरना कौन सर, लगभग तो लोग सक्षम होते हैं कि वो अपनों का अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे जब लोग खुद नहीं खड़े हो रहे हैं, आसपास रिश्तेदार दूरी बना रहे थे, तो ऐसे में उनके पास आखिरी चारा यही बचा होगा कि वो दफन कर दें या पानी में बहा दें। उसको सारा कवर करने की वो चल रही परंपरा, है, परंपरा का नाम लिया जा रहा है। बहुत ये बड़ा अफसोस होता है, दुखदाई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो एक आंख की शर्म होती है शायद प्रशासन और शासन को, वो भी नहीं रह गई है। और क्योंकि आज की जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे वो नाव में हो चाहे और जगहों पे हो, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की कथनी और करनी का जो बहुत बड़ा अंतर है वो देखने को मिल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी। बहुत बहुत एक चीज धन्यवाद और सर, एक चीज और कहेंगे। बताइए। लगभग हम लोगों ने सेकेंड वेव में 1 महीने से ऊपर का समय देख लिया है, और इस बीच में जो चीज निकल के आई, सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी ऑक्सीजन की। विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे उन्नाव जिले से हैं, और 5 विधायक भी भाजपा के हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स और अभी भी सिर्फ कागज पे है। ओहो, जो प्लांट मतलब क्या नए लगाए गए या कागज पे खाली लगे? नहीं सर, ये सर लगने हैं, प्रस्ताव में ही चल रहे हैं। जब हम लोग 1.5 माह का समय देख चुके हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंट की ऑक्सीजन की थी, तो ये चीज शायद पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो जमीन पर नहीं आ पाया प्लांट। तो लोगों ने क्या विधानसभा अध्यक्ष से पूछा? क्योंकि वो तो कहा गया सर, वो पुराने पत्रकार भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो पत्रकार भी रह चुके हैं, हृदय नारायण दीक्षित जी, और संवेदनशील व्यक्ति माने जाते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। उनका एक पत्र आया था कि उन्होंने जिला प्रशासन को लिखा था कि जो भी उनसे मदद चाहिए या जो भी कुछ उनको कहीं पे दिशा निर्देश जारी करने हो तो उनसे बताया जाए, और प्लांट को जल्दी से जल्दी लगवाया जाए। कहाँ पे कमी रह गई पता नहीं, बट अभी तक लग नहीं सका। और इस बात को कितना समय हो चुका है? लगभग से 15 से 20 दिन। ये दिखाता है कि किसी को ये जो मैं कह रहा था कि आंख की शर्म भी नहीं रह गई है। और आपके यहाँ के डीएम के तो जो जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं टीवी पे आकर के, मेरा ख्याल उससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है कि किस तरह, मतलब दिख रहा है कि आप पूरा कवर अप करने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई चुपती नहीं है। तो सच, और हमारा जो है फ्री प्रेस का उद्देश्य यही है कि हम सच दिखाएं और हर कीमत पे सच दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास सर, धन्यवाद। चलते हैं वापस ललितपुर। जरा पूछे, प्रसन्न जी हमें उस टाइम बताना चाह रहे थे कुछ और बातें वहां के बारे में, वहां की जो बुरी स्थिति है, और खासतौर से जैसा कि जितना कोने में जो जिला है, हम तो खाली यहाँ बैठे सोचते थे कि वाकई में ललितपुर को कोई यूपी का हिस्सा नहीं समझता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखनऊ में बैठे शासक, चाहे वो किसी पार्टी के हों, ललितपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते रहे। तो प्रसन्न, आज की स्थिति आपको लगता है कुछ इंप्रूव हुई है या अभी भी वही हालत है, कोई परवाह नहीं कर रहा है? जहां अब तो वैक्सीनेशन की स्टेज आ गई है, सेकेंड वेव भी जाती हुई दिख रही है, तो और मौत का तो जो हालत रही है मौतों की, वो तो आप से बेहतर कौन जानता होगा वहां। तो आज की स्थिति कुछ सुधार हुआ है कि नहीं है? नहीं सर, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। कारण उसका ये रहा कि सही से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जांचें भी नहीं हुई कोरोना की, ना कैंप लगाए गए, ना कुछ भी, कोई जागरूकता नहीं हुई सर। अभी भी कोई सामान्य स्थितियां नहीं है, बस एक डर बना हुआ है, तो लोग बाग नहीं निकल रहे हैं घर से। बस बड़ी स्थिति लखनऊ में बैठे भाई कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, उन्हें पता ही नहीं है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है, ऐसा लगता है। प्रशासन की कोई कमांड भी नहीं है सर यहाँ पर ये आप देखिए, केवल समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है अपनी। आपने बताया कि अगर समाज सेवी संस्थाएं नहीं होती तो पता नहीं क्या स्थिति होती आप लोगों की। क्या स्थिति, अब ये देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की व्यवस्था सभी जगह कमी रही, तो यहाँ पर कम से कम उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए का
फंड जोड़ा, तब जाके ऑक्सीजन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। यहाँ अच्छा, से अगर कोई स्वयंसेवी संस्थाओं में किस प्रकार के लोग हैं? ये लोकल बिजनेसमैन हैं या क्या कौन लोग हैं? तो बिजनेसमैन भी हैं, अपने अपने सबके व्यापार चलते हैं, बिजनेसमैन भी अच्छा, है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी प्रशंसा की बात है कि कम से कम लोग सामने आ रहे हैं और हाँ, मदद बड़े नहीं बड़े तो वाकई में हाँ, उद्योगपति हैं, उन्होंने भी उसमें दान दिया भाई कि भाई आप बढ़ चढ़ के ये भूमिका निभा रहे हैं, तो जिनकी जितनी सहयोग राशि दी उन्हें अपनी दान की। खाने की यहाँ व्यवस्था हो गई, जो दैनिक मजदूर है उनके लिए राशन की बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो इन समाज सेवी संस्थाओं ने उन्हें राशन भी प्रोवाइड कराया। अच्छा, ये तो बड़ा कौमी एकता हुई, अन्नपूर्णा संस्था हुई, हाँ। और स्थितियां अभी भी देखिए सर, एक बिल्कुल शून्य की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से कोई कमांड नहीं क्या है। जैसे वैक्सीन का लगाना शुरू किया गया है कि नहीं? लगवाने की बात तो बाद में आती है। ये समझिए कि पूरे जनपद में कल केवल 14 वैक्सीन लगाई गई, सभी ग्राम पंचायतों के लिए। 416 ग्राम पंचायत है, ओहो, सिर्फ 14 14? 4 सेंटर बनाए गए, जिसमें केवल एक सेंटर पे 14 वैक्सीन लगाएंगे। कल का आंकड़ा है ये, आज हमने लिखा भी है पेपर में। बताइए ये क्या ये इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को जागरूकता नहीं है या लोग लगवाना नहीं चाहते हैं या व्यवस्थाएं इस तरीके की नहीं है कि लोग वहां पर पहुंच करके आसानी से लगवा लें? सर, केवल यहाँ एक भ्रम फैलाया गया है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिला प्रशासन बिल्कुल शून्य है, इसको बिल्कुल वो खुद नहीं निकल रहे हैं बाहर कि भाई जागरूकता फैलाई जाए, कोई ऐसी जब वो स्वयं नहीं निकलेंगे तो ये जो अफवाह है ये और ठोस तरीके से साबित हो जाएगी। वो स्वयं नहीं निकल रहे हैं भाई। लोगों में अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तो कैसे लोग वैक्सीन लगवाएंगे? जब एक माहौल आपने बना दिया है कि पहला डोज लग रहा है उससे लोगों की मौत हो रही है, सेकंड डोज जो ले रहे हैं उनसे भी मौतें हो रही है, तो लोग क्यों वैक्सीन लगवाएंगे? तो ये इस तरीके की बातें मीडिया के जरिए से जा रही हैं या लोगों के एक दूसरे से बात करने में या सोशल मीडिया के जरिए से इस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं? ये कुछ आंकड़े साबित भी हुए हैं सर। ये अफवाहें ऐसे ही नहीं फैली, कुछ आंकड़े ये इम्यूनिटी पावर हो, जो कुछ भी हो, उनकी बॉडी में ऐसी कुछ चीजें हो कि वो वैक्सीन को झेल नहीं पाए, तो यहाँ कुछ मौतें ऐसी हुई हैं। और आप ये देखिए कि जो ऑन ड्यूटी पे जो शिक्षाकर्मी लगाए गए थे, यहाँ पर एक जनपद में 40 से 50 शिक्षाकर्मी खत्म हुए हैं। ये सही खबर है? ये 40 से 50 शिक्षाकर्मी खत्म हो गए? बिल्कुल, आंकड़े बिल्कुल है। आज वो क्लेम करने के लिए तैयार थे। ये पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी, जिनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी, तब से माहौल बिगड़ा है। पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी शिक्षाकर्मियों की, तो वो 40 से 50 शिक्षाकर्मी इससे कोविड से खत्म हुए। आज उनके परिजन क्लेम करने के लिए यहाँ पर भयानक स्थिति। अभी भी ये देखिए, आपकी कोई भी स्वास्थ्य कर्मी निकल नहीं रहा है, जिला अस्पताल का नहीं, पीएचसी सीएचसी केंद्र शून्य की स्थिति में है, तो कोई भी ऐसी प्रशासनिक तरीके से कोई मदद नहीं की जा रही। भाई जो जहाँ है वहां रहे, अपनी स्वयं से अपनी देख रेख करे, ये स्थिति बन गई यहाँ। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है सर यहाँ पे। 18 मई 2021 को अगर ये हाल है तो वाकई में ये इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि ललितपुर भगवान भरोसे है। भगवान कोई कहना गलत नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री साहब ये खुद तय करें कि ललितपुर जनपद उनके स्टेट में आता भी है कि नहीं। ये स्थितियां हैं यहाँ पर, कोई कमांड नहीं है प्रशासन की। बहुत धन्यवाद प्रसन्न। हम लोग हमेशा टच में रहेंगे और आगे भी हम आपके जो है कम से ललितपुर के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपके जरिए से। अब हम वापस चलते हैं। इससे पहले कि हम समाप्त करें प्रोग्राम को, हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट जिले गोरखपुर में बैठे संवाददाता जो हैं चंद्रकांत मिश्रा, वापस उनके पास चलते हैं। जरा एक बार आखिरी बात हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कुछ सुधार होने की उम्मीद है या ऐसे ही चलता रहेगा भगवान भरोसे गोरखपुर भी? हाँ, वो भगवान भरोसे। अभी आज कल ही हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी में 7 सुविधाएं राम भरोसे हैं, तो आपने भी कहा कि सब कुछ राम भरोसे। तो अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले दिनों मोदी जी ने मन की बात जो प्रोग्राम होता है, मन की बात में कोरोना को लेकर उन्होंने जी प्रधानमंत्री जी आए थे 8:45 बजे रात को कोरोना को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जो हमारा सबसे अचूक हथियार पिछले साल लॉकडाउन था, वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। पिछली बार लॉकडाउन लगाते गए, इस बार कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन हमारा सबसे अंतिम विकल्प है।
यही स्थिति यूपी सरकार के साथ भी हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव को बंद कर दीजिए, लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से लगाइए, लेकिन उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि हमें जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मुझे लगता है कि चुनाव बीच में थे, वो चुनाव को स्थगित हाँ करना नहीं बिल्कुल सही चाहते है, थे। सबको सबको यही लगता है। चुनाव हो गया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, उसके अगले दिन उसके रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के एक हफ्ते पहले से उन्होंने 28 तारीख से ही 28 अप्रैल से ही लॉकडाउन शुरू कर दिया। अब ये लॉकडाउन की जो ट्रेन है बढ़ते जा रही है, एक हफ्ते अगले स्टेशन रुक रही है, फिर अगले स्टेशन रुक रही है। तो क्या है ये? आप पहले ही लगा दिए होते तो जो अभी अब जो हमारे रोजी रोटी साथी का, लोग, अभी अभी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है लोगों के हैं। कोई 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 फिक्र नहीं सर, वो कोई फिक्र नहीं। सरकार के प्रति जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, क्योंकि वो चुनाव में, गणना में या फिर चुनाव में भी जो हजारों मतलब कर्मचारियों की डेथ हो गई। मेरा छोटा भाई है सिंचाई विभाग में, वो इंजीनियर है, उसकी भी ड्यूटी लगी थी, उसके जो सहकर्मी थे, एक्सियन थे, अभी हार्डली 40 साल का लड़का था वो, उसकी मौत हो गई कोरोना से। तो उसकी भरपाई ना, भले से सरकार उसको कुछ मुआवजा दे देगी, लेकिन भरपाई थोड़ी ना पाएगी। अगर ये पहले से लॉकडाउन लग जाता तो कतई वो भीड़ में नहीं जाता चुनाव ड्यूटी कराने या फिर जो भी है। तो वो सरकार अगर पहले हाईकोर्ट की बात मान ली होती, लॉकडाउन को लगा दिया होता। तो देखिए अभी स्थिति क्या है, लॉकडाउन लगने से जो ग्राफ है, मौत का आंकड़ा हुआ, फिर जो मरीजों के मिलने का जो आंकड़ा, वो धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है? हो सकता है कि कोरोना वायरस कमजोर पड़ रहा है या फिर लॉकडाउन का असर, जो भी हो, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, सकारात्मक मिल रहा है कि अब जो डर था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, मौत की संख्या भी कम हो रही है। अगर ये हालात, अगर आपने पहले हाईकोर्ट की बात मान ली होती तो आपकी तो प्रशंसा करनी चाहिए थी। लोग कहते कि हाँ देखिए, सरकार ने बिल्कुल हाईकोर्ट की बात मानी और समय रहते हुए उन्होंने अच्छे कदम उठाए। लेकिन आपने तो उस समय चुनाव करना आपकी प्रायोरिटी थी, आपने चुनाव कराए, मत करना कराए। और देखिए ना, चुनाव में भी क्या हुआ, जो इनके वो प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशी से सबसे कम इनकी संख्या आई, पक्षी दलों ने ज्यादा पा गए। तो कहते हैं ना कि ना माया मिली ना राम, तो वही स्थिति इनके साथ हुई। बिल्कुल सही, कई कह रहे हैं, नहीं ये शायद सोचते हैं कि आगे भी जो है राम भरोसे ही चला सकेंगे। जी और जी 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 देखिए जी मुश्किल ये है कि वो आप ही के जिले के हैं मुख्यमंत्री, और वो अपने सामने किसी की बात उनके आगे नहीं ठहरती है। तो जी वो जी जो है, जो तय कर लेते हैं वही आखिरी लास्ट वर्ड होता है। तो ये तो उन्हीं के भरोसे, ये भगवान भरोसे का मतलब है कि उन्हीं के भरोसे चलेगा। उन्हीं के, क्या जी होता जी है, स्थिति कितनी और बिगड़ती है तो समय बतलाएगा। ये तो ऊपर वाले ने अगर प्रकोप कम कर दिया तो ये अलग बात है कि उसका क्रेडिट भी वो ले जाएंगे कि हमने ये कर दिया। जैसे कि आजकल दिखने लगा है कि हर चीज के लिए क्लेम उनका यही जाता है, दावा उनका ये होता है कि हमने ये कर दिया। और आज जी भी जी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि स्थितियां बिगड़ी, हालात खराब हुए, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, बेड्स की कमी से लोग मरे, व्यवस्था के कमी से लोग मरे। तो जब तक आदमी, जो शासक जो बैठा हुआ है सबसे ऊपर, जब तक वो ये बिलीव ना कर ले, एक्सेप्ट ना कर ले कि स्थिति खराब है, कमियां हैं, जब कमियां आप एहसास करेंगे कमी कम है, तब कमियां हैं, तभी आप उस कमी का निराकरण ढूंढेंगे, तभी आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं। अगले हफ्ते आपसे और जिलों से हम खबरें लाएंगे और आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। मुझे विश्वास है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और सरकार समझेगी कि उन्हें क्या करना है और तब जमीन पे उतर के करके दिखाएगी। अब आज के ये ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत, प्रसन्न, भीम, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।